हेलो व्यूअर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग झारखंड स्पेशल जीके लगभग 9000 प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज के माध्यम से पूरा कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हमने करा दिया है। आज क्लास 13 हम लोग शुरू करेंगे और मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 12 में हमने शुरू किया था झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति। तो आज उसी क्रम में हम लोग शुरू करेंगे लोकनाट्य और आने वाले और जो झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जो है आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का हमारा प्रयास रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में से किस लोक नृत्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। तो निम्न में से किस लोक नृत्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। तो जट से जाटिन लोक नृत्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। जट जाटिन लोक नृत्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। जट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नृत्य का आयोजन सावन से कार्तिक माह में किया जाता है। अगला है कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किस देवता से है। कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध श्री कृष्ण देवता से है। इसके अंतर्गत गायन के माध्यम से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। केंद्री सारंगी भुवांग एक तारा जिसे गुप्पी के भी नाम से जाना जाता है तथा टुईला किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। केंद्री सारंगी भुवांग एक तारा स्लैश गुप्पी तथा टुईला किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो ये तंतु वाद्य यंत्र हैं। केंद्री सारंगी भुवांग एक तारा या गुप्पी तथा टुईला ये सुधीर वाद्य यंत्र हैं। कैसे वाद्य यंत्र हैं? सुधीर वाद्य यंत्र हैं। दोस्तों, ये गलत है, सुधीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि बांसुरी सनाई निशान शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। बांसुरी सनाई सिंगा निशान शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र है। बांसुरी सनाई सिंगा निशान शंख तथा मदन भेरी सुशीर वाद्य यंत्र हैं। अगला है कि मांदर ढोल ढाक धमसा नगाड़ा कारहा चांगू ढप ताशा डमरू खंजरी बिस्यक ढाकी तथा जूड़ी नागरा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो ये औनद वाद्य यंत्र है। मांदर ढोल ढाक धमसा नगाड़ा कारहा चांगू ढप ताश डमरू खंजरी बिस्यक ढाकी तथा जूड़ी नागरा ये औनद वाद्य यंत्र है। मांदर ढोल ढाक धमसा नगाड़ा कारहा चांगू ढप ताशा डमरू खंजड़ी और बिसक ढाकी जूड़ी नागरा ये सारे औनद वाद्य यंत्र हैं। अगला है झाल झांझ करताल घंटा थाल मंदिरा तथा काठी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। काठी का संबंध घन वाद्य यंत्र से है। किस वाद्य यंत्र से है? तो घन वाद्य यंत्र से है। झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन है। झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, मांदर है। यह झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसे तुम्दक भी कहते हैं। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़कर किया जाता है। गढ़ने के लिए बंदर या बकरे के चमड़े का प्रयोग किया जाता है।
इस उपकरण को रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाता है, जिससे गूंजदार आवाज़ निकलती है। झारखंड में होने वाले सभी प्रमुख नृत्यों में इसका प्रयोग अवश्य होता है। अगला है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। केंद्री का निर्माण खोखले बांस की छड़ी के दोनों सिरों पर सूखी लौकी के दो गोलाकार खोलों को बांधकर किया जाता है। साथ ही दोनों छोरों पर लकड़ी की बनी खूंटी के तारों को बांधा जाता है। इसे झारखंडी वायलिन कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में यह स्थान सारंगी को प्राप्त है। इसकी ध्वनि तारों के ऊपर कमानी चलाने से आवाज़ निकलती है। अगला है कि झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बांसुरी। झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है जो बांस द्वारा निर्मित किया जाता है। सामान्यतः बांस के गोले में 4 छेद होते हैं जो ध्वनि को विशिष्टता देते हैं। डोंगी नामक बांस से अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। अगला है निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है? तो सानाई और केंद्री संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। अगला है किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? तो छऊ नृत्य में धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। धमसा बाद की आकृति कड़ाही जैसी होती है। धमसा बाद की आकृति जो होती है ये कढ़ाई जैसी होती है। कैसी होती है? कढ़ाई जैसी। ये ध्यान रखना है। अगला है सानाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो सानाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ध्यान रखेंगे ये मंगल वाद्य यंत्र है। सानाई एक प्रकार का मंगल वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग शादी विवाह, पर्व त्योहार, नटुआ नृत्य, छऊ नृत्य, पैका नृत्य आदि के अवसर पर किया जाता है। अगला है कि झारखंड के एक तारा वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के एक तारा वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एक तारा वाद्य यंत्र एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है, इसलिए एक तारा कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। एक तारा वाद्य यंत्र के निर्माण हेतु लौकी की आधा कटा सूखा खोल लेकर उसे चमड़ा से मढ़ दिया जाता है तथा लौकी के दोनों सिरों में बांस की 2 खपचियाँ लगाई जाती हैं। तो ये दूसरा भी कथन अपना सत्य है कि एक तारा जो वाद्य यंत्र का निर्माण होता है इसमें लौकी की आधा कटा सूखा खोल लेकर उसे चमड़ा से मढ़ा जाता है। साथ ही साथ लौकी के दोनों सिरों में बांस की 2 खपचियाँ लगाई जाती हैं। तो ये सत्य है। इन्हीं दोनों खपचियों में लगे तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। ये भी सही है। एक तारा वाद्य यंत्र का प्रयोग मूलतः साधु फकीरों द्वारा भक्ति भजन के लिए किया जाता है। तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के बनम वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड के बनम वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। बनम वाद्य यंत्र का प्रयोग मूलतः संथाल जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। बनम वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काट कर उसके ऊपर गाय का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। तो ये भी कथन सत्य है। खोल से ही लकड़ी या बांस की दंड जुड़ा होता है और दंड में लगी खूंटी से तारों को बांधा जाता है। ये भी सही है। और इन तारों को घोड़ों की पूंछ वाली कमानी से रेत कर बजाया जाता है। इसे वायलिन का देशज रूप भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है झारखंड के
टोहिरा या टुइरा, झारखंड के टोहिरा या टुइरा वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि टोहिरा टुइरा वाद्य यंत्र के द्वारा कोमल स्वर वाली ध्वनि निकाली जाती है। बिल्कुल सही बात है। टोहिरा या टुइरा वाद्य यंत्र में कोमल स्वर होने के कारण इसका प्रयोग संगीत के लिए किया जाता है, ये भी सही है। टोहिरा वाद्य यंत्र का निर्माण खोखली, लाठी एवं टोहिरा वाद्य यंत्र का निर्माण खोखली, लाठी एवं सूखी लौकी के माध्यम से किया जाता है, तो ये भी तीसरा भी कथन सत्य है। चौथा देख लेते हैं कि टोहिरा या टुइरा वाद्य यंत्र को वादक एक हाथ से यंत्र को सीने में सटाए रखता है और दूसरी हाथ की उंगलियों से इसे छेड़ता है तो ध्वनि प्रकट होती है। तो ये सभी के सभी कथन अपने सही हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के भुआंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के भुआंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह संथाल जनजाति का वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण नृत्य एवं संगीत के लिए किया जाता है। बिल्कुल पहला कथन अपना सत्य है। इस वाद्य यंत्र के दो भाग होते हैं, एक धनुष और दूसरी सूखी लौकी का कुंभा। वादक बाएं हाथ से धनुष और दाहिने हाथ में धनुष में लगी रस्सी को छेड़ता है जिसे बुआंग या बुआंग की ध्वनि निकलती है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है झारखंड के सारंगी वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के सारंगी वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सारंगी वाद्य यंत्र की बनावट बनम जैसी होती है। बिल्कुल सही बात है। वादक सारंगी वाद्य यंत्र के आधार को अपनी गोद में रखकर एवं ऊपरी भाग को कंधे पर रखकर कमानी के द्वारा बजाता है, तो ये भी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए कि झारखंड के मुरली वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के मुरली वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि मुरली बांसुरी का ही एक अन्य रूप है। बिल्कुल सही बात है। मुरली और बांसुरी में मुख्य अंतर यही है कि बांसुरी के मुख पर एक लकड़ी को इस प्रकार डाला जाता है कि खोखले बांस में हवा जाने के लिए थोड़ा मार्ग बचा रहे। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार मुरली को बजाने के लिए फूंक मारने के अतिरिक्त क्षमता की ज़रूरत होती है, ये भी सही है। साथ ही यह बांसुरी की तुलना में ज़्यादा मोटा सुर निकालता है। बिल्कुल सही बात है। तो सभी के सभी यहाँ पे कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि झारखंड के सिंगा वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के सिंगा वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना है कि कहा गया कि कौन सा कथन सही है। तो सिंगा वाद्य यंत्र भैंस के सींग से बनाया जाता है। छऊ नृत्य में इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल पहला कथन सही है। शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के लिए भी यह बजाया जाता है, तो ये भी कथन सही है, यानी दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के मदन भेरी वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के मदन भेरी वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसका निर्माण लकड़ी की नली के अगले भाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। बिल्कुल सही है। स्वर को नियंत्रित करने के लिए मुंह से हवा के दबाव को कम या अधिक किया जाता है। स्वर को नियंत्रित करने के लिए मुंह से हवा के दबाव को कम या अधिक किया जाता है, ये भी सही है। इसे ढोल, बांसुरी, शहनाई का सहायक यंत्र भी माना जाता है। बिल्कुल। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी के सभी कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। झारखंड के ढोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के ढोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी के खाल से किया जाता है। झारखंड के ढोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका निर्माण कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी से किया जाता है। पहला सही है। खोल के मुंह को बकरे के चमड़े से मढ़ दिया जाता है तथा पतली छड़ी के सहारे बजाया जाता है, तो ये भी सही है। विवाह
पर्व देवता का पूजन के समय इसका प्रयोग अक्सर देखने को मिलता है। तो सभी के सभी यहाँ पे कथन सत्य हो जाएंगे। अगला आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि झारखंड के नगाड़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के नगाड़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो नगाड़ा का प्रयोग संपूर्ण झारखंड के आदिवासी एवं सदान दोनों समूह के लोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि नगाड़ा का प्रयोग संपूर्ण झारखंड के, चाहे वो आदिवासी हों चाहे सदान हो, दोनों समूह के लोग इसका प्रयोग करते हैं। अधिकतर नृत्य में मांदर के साथ संगत के रूप में नगाड़ा बजाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नगाड़ा बड़ा, मध्यम, छोटा सभी रूपों में बनता है। संथाल परगना में छोटे आकार के नगाड़े को टामाक कहते हैं। नगाड़ा जो संथाल परगना में जो छोटे आकार के जो नगाड़े पाए जाते हैं उनको टामाक बोला जाता है। ये भी सही है। नगाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ नगाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। तो सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के ढाक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के ढाक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ढाक देखने में ढोल के जैसा होता है, जिसे दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, पाइका एवं नटुआ नृत्य के समय बजाया जाता है। ये सही है। ढाक का निर्माण लकड़ी के खोल के दोनों खुले सिरों को बकरे की चमड़े से मढ़कर किया जाता है। ये भी सही है। ढाक में छल्ले को पिरोया जाता है और बांस की पतली कमानी से बजाया जाता है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के धमसा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के धमसा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो धमसा की आकृति देखने में कढ़ाई जैसी होती है। सही है। धमसा का ढांचा लोहे के चादर से बना होता है। यह लकड़ियों के सहारे बजाया जाता है। ये भी सही है। छऊ नृत्य में युद्ध या सैन्य दृश्यों के समय धमसा का प्रयोग विशिष्ट रूप में होता है। ये भी सही है। धमसा को कुडुत के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी के सभी कथन अपने सही हो जाएंगे। अब आइए चित्रकला को देखते हैं। जोदो पाटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। जोदो पाटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक कला चित्र शैली है। तो आंसर हो जाएगा ये संथाल जो जनजाति हैं उनका सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। जोदो पाटिया शैली संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। यह चित्रकला दो शब्दों जादो एवं पटिया से मिलकर बना है। यह चित्रकला संथाल परगना प्रमंडल दुमका एवं जामताड़ा में अत्यंत प्रसिद्ध है। जदो पटिया कला में जीवन के बाद के दृश्यों का चित्र तथा बाघ देवता का चित्र अधिक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। तो सोहराय कला में, ध्यान रखिएगा, सोहराय चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। सोहराय चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। जनजातियों की प्रसिद्ध चित्रकला शैली सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। कुर्मी सोहराय तथा मांझू सोहराय इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं। यह चित्रकला हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। सोहराय चित्रकारी की शुरुआत वर्षा के बाद घर के लिपाई पुताई के क्रम में होने लगती है, जो दिवाली के एक दिन बाद मनाई जाती है। सोहराय चित्रकला को 2020 में GI टैग भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। अगला है कि झारखंड के कोहबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के कोहबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कोहबर दो शब्द से मिलकर बना है। कोह अर्थात गुफा और बर अर्थात दूल्हा। तो कोह यानी गुफा में दूल्हा कोहबर, है ना। तो ये पहला सही है।
कोहबर यानी गुफा में दूल्हे से जुड़े चित्र की सजावट होती है। बिल्कुल सही है। कोहबर चित्रकला में स्त्री पुरुषों के संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना, सिक्की देवी, फूल पत्ती या पशु पक्षी से जुड़े चित्रों को दर्शाया जाता है। ये भी सही है। कोहबर चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, तो सभी के सभी अपने ये कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है झारखंड के पैतकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के पैतकर के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पैतकर चित्रकारी सिंहभूम जिले के आमदूबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो पैतकर चित्रकारी सिंहभूम जिले के आमादूबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। यह स्क्रॉल चित्रकला का नमूना है जो सबर जनजाति द्वारा की जाती है। ये भी सही है। पैतकर प्राचीन कालीन कला है जो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। ये भी सही है। पैतकर चित्रकला के द्वारा जनजातीय समुदाय के स्थानीय रीति लोक कहानियाँ आदि को दर्शाया जाता है। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। तो कोहबर कला में ये निपुण माने जाते हैं। बिरहोर जनजाति कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। कोहबर दो शब्दों से मिलकर बना है। कोह अर्थात गुफा और बर अर्थात दूल्हा, जिसका अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंध के विविध पक्षों का चित्रण होता है। अगला है कि झारखंड के स्ट्रॉ आर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के स्ट्रॉ आर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए स्ट्रॉ आर्ट को देख लेते हैं। पहला बोला गया कि यह झारखंड में प्रचलित नवीनतम चित्रकला है जो धान के पुआल पर चित्रित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें पुआल की परत को फैलाकर और ताप देकर समतल किया जाता है। ये भी सही है। चित्रकार द्वारा इस पर चित्र बनाया जाता है और उसे काट कर अलग निकाल दिया जाता है, जिसे प्रायः काली पृष्ठभूमि सतह पर चिपकाकर चित्र को फ्रेम में मढ़ दिया जाता है। तो ये तीसरा अपना सही हो गया। वर्तमान समय में स्ट्रॉ आर्ट में कोहबर, सोहराय, जादो पाटिया पेंटिंग के डिजाइन भी शामिल कर दिए गए हैं। तो सभी के सभी ये कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के भित्ति चित्रकारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के भित्ति चित्रकारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो झारखंड में भित्ति चित्रकारी का भी व्यापक विकास हुआ है। सही बात है। भित्ति चित्रकला का सर्वाधिक विकसित रूप संथाल जनजाति में पाया जाता है। ये भी सही है। संथाल परगना का चाय चंपागढ़ स्थान भित्ति चित्रकला का उद्गम एवं ऐतिहासिक स्थल है। संथाल परगना का चाय चंपागढ़ स्थान भित्ति चित्रकला का उद्गम एवं ऐतिहासिक स्थल है। तो तीनों के तीनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे। आइए झारखंड के मेले और पर्व त्यौहार को देखते हैं। संथाल परगना के उपायुक्त आर कास्टेयर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजड़ा मेला कहाँ लगता है। संथाल परगना के उपायुक्त आर कास्टेयर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजड़ा मेला कहाँ लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दुमका में लगता है। संथाल परगना के उपायुक्त आर कास्टेयर्स द्वारा 3 फरवरी 1890 में शुरू किया गया हिजड़ा मेला दुमका में लगता है। हिजड़ा मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। संथाल परगना खनिज का संक्षिप्त रूप हिजड़ा मेला है। संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली हिजड़ोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप हिजड़ा मेला है। दुमका मुख्यालय से 3 किलोमीटर दक्षिण हिजड़ा पहाड़ी पर इस मेले का आयोजन होता है, जिसका उद्देश्य जनता को विकास कार्यक्रम की जानकारी देना है। हाल ही में इस मेले में किसानों को उन्नत कृषि की जानकारी के साथ साथ परंपरागत खेलकूद, गीत संगीत, नाटक
का प्रदर्शनी आदि से जुड़ी जानकारियां दी गई। एक सप्ताह के कार्यक्रम में लांगड़े, दोंग, पैका, सोहराय जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए। नूनबिल मेला, सुक जोरा मेला, सात टोला, मरांगबुरु, धोरो मगर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? नूनबिल मेला, सुक जोरा मेला, सात टोला, मरांगबुरु और धोरो मगर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये दुमका जिले में किया जाता है। किस जिले में? तो नूनबिल जो मेला होता है, सुकजोरा मेला, सात टोला मरांगबुरु मेला और धोरा मगर मेला का आयोजन दुमका में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दुमका। अगला है श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ और भूभुक दहा मेला एवं दो मुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला और भूभुक दहा मेला एवं दो मुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देवघर में किया जाता है। अगला है झारखंड के देवघर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के देवघर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, देवघर को बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर का ज्योतिर्लिंग भी है। बिल्कुल पहला अपना कथन सत्य हो गया। रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में यह शिवलिंग स्थापित हुआ। तो ये पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा। अगला है, ये ध्यान दीजिएगा कि देवघर को बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर का ज्योतिर्लिंग है। रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में यह शिवलिंग स्थापित हुआ। 1556 ईस्वी में यहाँ बैजू नामक भक्त ने मंदिर की स्थापना की, जिस कारण इसका नाम बैजनाथ धाम पड़ा। प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में यहाँ 1 माह का मेला लगता है, जिसमें भक्त भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा कर मनोकामना लिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस अवसर पर बाबा धाम से 42 किलोमीटर स्थित बासुकीनाथ धाम का दर्शन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सुल्तानगंज से देवघर यात्रा में सबसे दुर्गम पहाड़ी मार्ग का नाम सुइया पहाड़ है। झारखंड सरकार ने इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया है। गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा जिले में। किस जिले में? तो सिमडेगा जिले में किया जाता है। अगला है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह स्थान मेला। कौन सा? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला लगता है। अगला है सूर्यकुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो सूर्यकुंड मेला का आयोजन, जैसा कि आपको पता है कि सबसे गर्म जो जलकुंड है वो कहाँ पे है? तो आप कहेंगे हजारीबाग में। तो सूर्यकुंड मेले का आयोजन वहीं पे लगता है। तो सूर्यकुंड मेला का आयोजन हजारीबाग जिले में मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक किया जाता है। मंडा मेला का आयोजन भी हजारीबाग में ही होता है। रथ यात्रा जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? रथ यात्रा जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो रांची में। रथ यात्रा जगन्नाथपुर मेला का आयोजन रांची में किया जाता है। रांची से 11 किलोमीटर दक्षिण ध्रुवा यानी जगन्नाथपुर में इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष आषाढ़ द्वितीय तिथि से आरंभ होता है। इस मेले की मुख्य विशेषता रथ यात्रा है, जिसकी शुरुआत 1691 में बड़कागढ़ के राजा एनीनाथ शाहदेव ने किया था। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भैया बलराम, बहन सुभद्रा को नई रथ पर बिठाकर मौसी बाड़ी ले जाया जाता है, जहां 8 दिन निवास करने के बाद 9वें दिन
भगवान वापस लौट जाते हैं, अर्थात रथ यात्रा मेला 9 दिन चलता है। इस मेले में झारखंडी संस्कृति के पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तुर्की मेला का आयोजन चाईबासा में किया जाता है। नौमी डोल मेला का आयोजन रांची जिले के किस स्थान पर किया जाता है? नौमी डोल मेला का आयोजन रांची जिले के टाटी सिलवे। नौमी डोल मेला का आयोजन रांची जिले के टाटी सिलवे नामक स्थान पर होता है। नौमी डोल मेला का आयोजन रांची जिले के टाटी सिलवे स्थान पर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को किया जाता है। इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होली के ठीक 9 दिनों के पश्चात किया जाता है। झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है? झारखंड के गुमला जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है। झारखंड के गुमला जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है। कुंदा मेला चतरा में आयोजित किया जाता है। कुंदा मेला चतरा में आयोजित किया जाता है। जतराही मेला, बलबल मेला एवं ईटखोरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो कुंदा मेला चतरा में, जतराही मेला, बलबल मेला, ईटखोरी महोत्सव का आयोजन ये चतरा में किया जाता है। कुंदा मेला मुख्यतः प्रतापपुर प्रखंड चतरा जिला में पशु व्यापार हेतु आयोजित किया जाता है। यह मेला शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। जतराही मेला, बलबल मेला एवं ईटखोरी महोत्सव का आयोजन चतरा जिले में किया जाता है। गणतंत्र दिवस मेला, निमझर का मेला, बिसुआ मेला का आयोजन किस जिले में होता है? गणतंत्र दिवस मेला, निमझर का मेला, बिसुआ मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो याद रखिएगा गोड्डा जिले में। गणतंत्र दिवस मेला, निमझर का मेला और बिसुआ मेला का आयोजन गोड्डा जिले में होता है। अगला है कि शिवगादी मेला। अगला है शिवगादी मेला, पता सह चड़क मेला, झंडी मेला, पहाड़ियाँ मेला, बिंदु धाम या बिंदु वासनी मेला, भोगनाडीह मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा किस जिले में होता है? तो साहिबगंज जिले में होता है। किस जिले में होता है? तो साहिबगंज जिले में होता है। शिवदागी मेला, पता सह चड़क मेला, झांडी मेला, पहाड़ियाँ मेला, बिंदु धाम या बिंदु वासनी मेला और भोगनाडीह मेला का आयोजन साहिबगंज जिले में किया जाता है। हैदरनगर के भूत मेला का आयोजन पलामू जिले में होता है। चपरी मेला एवं पलामू किले का छठ मेला का आयोजन लातेहार जिले के किस प्रखंड में होता है? तो ध्यान रखिएगा ये लातेहार जिले के, आपको ध्यान रखना है कि बरवाडीह प्रखंड में होता है। हैदरनगर के भूत मेला का आयोजन पलामू जिले में होता है और चपरी मेला एवं पलामू किले का छठ मेला का आयोजन लातेहार के बरवाडीह प्रखंड में किया जाता है। अगला है कि झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल होता है। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल है। यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सरहुल पर्व में सखुआ कुंज का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि सरहुल मेला, देवथान मेला, रानी चुम्बा मेला, ईद जतरा मेला, माघे मेला, रांची पहाड़ी जिसे फांसी टोगरी का सावन मेला, शिव मंडा मेला, फगडोल मेला, मुड़हर पहाड़ का मेला, राष्ट्रीय खाद्य मेला, स्वर्णरेखा महोत्सव मेला तथा मुंडा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन जो है वो किस जिले में? तो दुमका जिले में किया जाता है। दुमका जिले में इनका आयोजन किया जाता है। अगला है कि करमदाहा मेला, राजवाड़ी का ऐतिहासिक रास मेला, लालकी अहरी मेला, रक्षा काली मेला का आयोजन जामताड़ा में किया जाता है। करमादाहा मेला, राजवाड़ी का ऐतिहासिक रास मेला, ललकी अहरी मेला, रक्षा काली मेला का आयोजन जामताड़ा में किया जाता है। सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सरहुल पर्व के संबंध में
कौन सा कथन गलत है? यह पर्व कृषि कार्य के आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। इसमें पाहन करम डाल की पूजा इसमें पाहन करम डाल की पूजा करता है, गलत है। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिरिवा कहा जाता है। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल को गिरिवा के नाम से जाना जाता है। यह फूलों का पर्व है। तो ये अपना आप देखेंगे कि अपना बी गलत है, बाकी ए, सी और डी सही हो जाएंगे। यह ध्यान रखिएगा, यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उत्सव के रूप में साल वृक्ष पर नए फूल खिलने के अवसर पर मनाया जाता है, जिस कारण इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है। जिस कारण इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सरहुल को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। संथाल जनजाति इसे बा पर्व, उरांव इसे खदी तथा खड़िया जकोर के नाम से जानते हैं। सरहुल त्यौहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है। तो ये सभी ये बातें ध्यान रखेंगे। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। कर्मा पर्व भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। यह सदानों एवं आदिवासियों में समान रूप से प्रचलित प्रकृति संबंधी पर्व है, जिसमें 4 अनिवार्य तत्व जावा डाली, करम डाइयर, अनगिनत जावा गीत एवं कर्मा धर्मा की धर्म कथा है। इस पर्व में बहन द्वारा उपवास रखकर भाई के दीर्घ आयु जीवन की कामना की जाती है। निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? तो फगुआ जो पर्व है वो होली का झारखंडी रूप है। फगुआ पर्व होली का झारखंडी रूप है। फगुआ में गैर आदिवासी संबत काटने के लिए बलि नहीं चढ़ाते हैं, किंतु आदिवासी लोग सेमल की डाली गाड़कर उसे काटते हैं। तपान और मुर्गे की बलि भी चढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चांडी पर्व कब मनाया जाता है? चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि चांडी पर्व माघ माह के चांडी पर्व माघ माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पहला कथन सत्य है, पहला ही सत्य हो जाएगा। चांडी पर्व माघ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। जिस पर्व में कोई गर्भवती महिला होती है, उस परिवार का कोई भी सदस्य, जिस परिवार में कोई गर्भवती महिला होती है, उस परिवार का कोई भी सदस्य पूजा में भाग नहीं लेता है। युवक ही चंडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। यहाँ एक सफ़ेद और लाल मुर्गे तथा सफ़ेद बकरा की बलि दी जाती है। माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघे पर्व माघ माह में मनाया जाता है। माघे पर्व माघ माह में मनाया जाता है। इसी दिन माघे पर्व माघ माह में मनाया जाता है। इसी दिन धांगर की अवधि पूरी होती है। इस पर्व के साथ ही कृषि का अंत समझा जाता है। इसके बाद नया कृषि वर्ष आरंभ होता है। यह धांगरों की विदाई का पर्व है। यह धांगरों की विदाई का पर्व है। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो देशावली पर्व जो होता है ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। देशावली पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। देशावली पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। जनी शिकार पर्व भी 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। अगला है कि किस त्यौहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती हैं? किस त्यौहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने के लिए निकलती हैं? तो जनी शिकार, ध्यान रखिएगा। जनी शिकार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार करने के लिए निकलती हैं। यह प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। इस त्यौहार में शाम में अखड़ा में सभी इकट्ठा होते हैं, जहां पाहन द्वारा सभी को मांस बांटा जाता है। टूसू पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह मकर संक्रांति को
टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। सही है। इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगी कागजों इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगी कागजों व बांस की खपचियों से मंदिर नुमा चौड़ल बनाए जाते हैं। ये भी सही है। किसी नदी या तालाब में चौड़ल के साथ टूसू की प्रतिमा विसर्जित की जाती है। ये भी सही है। तो सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। टूसू पर्व संबंधित है। टूसू पर्व संबंधित है। तो टूसू पर्व सूर्य पूजा से संबंधित है। टूसू पर्व सूर्य पूजा से संबंधित है। पंच परगना क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। यह मेला एक निर्धन कुर्मी किसान की बेटी टूसू की नदी में कूदकर बलिदान देने की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन टूसू महोत्सव का आरंभ होता है, जो 1 महीने तक चलता है। इस अवसर पर 8 प्रकार के अनाजों को भूनकर टूसू की प्रतिमा के सामने भोग लगाया जाता है, गीत गाए जाते हैं और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले ही इस प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। अगला है बहुरा पर्व कब मनाया जाता है। तो बहुरा पर्व की बात करें तो भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। बहुरा पर्व भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। बहुरा पर्व भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन अच्छी वर्षा एवं संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। बहुरा पर्व राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से है। तो ओहिरा गीत का संबंध वंदना त्यौहार से है। ओहिरा गीत का संबंध वंदना त्यौहार से है। निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर और जनजातीय कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। तो ये मुक्का सेंद्रा त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा रोहिन। तो रोहिन को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। अगला है कि वंदना त्यौहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। वंदना त्यौहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। यह त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जानवरों को धोकर सजाया जाता है। तो ए और बी सही हैं। इसमें करम डाल की पूजा की जाती है। तो सी अगर की बात करें तो ये गलत है। ए और बी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। तो मंडा पर्व में, मंडा त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। मंडा पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। झारखंड के मुड़मा जतरा मेला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के मुड़मा जतरा मेला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की पहचान करनी है। मुड़मा जतरा मेला रांची से 28 किलोमीटर दूर रांची चतरा मार्ग पर मुडमा गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। मुडमा गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ये जो कथन की बात करें दोस्तों, तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। मुडमा जतरा मेला रांची से 28 किलोमीटर दूर रांची डाल्टेनगंज मार्ग पर मुडमा गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। डाल्टेनगंज होना चाहिए। ये डाल्टेनगंज ध्यान रखिएगा। डाल्टेनगंज मार्ग पर है ना, ये रांची चतरा मार्ग नहीं होगा। डाल्टेनगंज मार्ग पर मुडमा गांव में इस मेले का आयोजन होता है। तो पहला गलत हो गया। मुडमा जतरा मेला को उरांव जनजाति का रोहतासगढ़ छोड़कर झारखंड में निवास करने से जोड़कर देखा जाता है।
तो यहाँ पे केवल और केवल दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। मुड़मा जतरा मेला रांची से 28 किलोमीटर दूर रांची डाल्टनगंज मार्ग पर मुंडमा गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को उरांव जनजाति का रोहतासगढ़ छोड़कर झारखंड में निवास करने से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। मुंडा और उरांव के बीच आपसी समझौता मुड़मा में ही हुआ, तभी से मुड़मा जतरा का आयोजन हुआ। मुड़मा मेले के दूसरे दिन जतरा खूंट की पूजा का प्रचलन है। इस अवसर पर सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें सबसे प्रमुख संपा चंपा है और यह मेला 2 दिन तक चलता है। अगला है झारखंड के राम रेखा मेला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के राम रेखा मेला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन की पहचान करनी है। तो जामताड़ा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सिमडेगा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है, तो ये जामताड़ा दिया हुआ है तो गलत हो गया। यह तिथि सिमडेगा के प्रसिद्ध संत प्रपन्नाचार्य जी महाराज राम रेखा की पुण्यतिथि है। यह तिथि सिमडेगा के प्रसिद्ध संत प्रपन्नाचार्य जी महाराज राम रेखा की पुण्यतिथि है, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा की हम बात करें तो इस अवसर पर भक्त पहाड़ी के पवित्र कुंड में स्नान कर गुफा में स्थित राम सीता मंदिर का दर्शन करते हैं और राम रेखा बाबा की समाधि पर शीश झुकाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा सत्य हो जाएंगे। अगला है सिमडेगा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ 3 दिवसीय मेला का आयोजन होता है। झारखंड के मेले का मिलान करना है, तो झारखंड के मेले का मिलान तो पहला है रथ यात्रा मेला। तो रथ यात्रा मेला जो लगता है वो रांची में लगता है। श्रावणी मेला की बात करें तो श्रावणी मेला वो बैद्यनाथ धाम में ही लगता है। और नरसिंह मेला की बात करें तो हजारीबाग में। और नौमी डोल मेला जो होता है ये टाटी सिलवे में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाना था ए। यहाँ पे देख सकते हैं रथ यात्रा मेला रांची में, श्रावणी मेला बैद्यनाथ धाम और नरसिंह मेला जो होता है हजारीबाग और नौमी डोल मेला टाटी सिलवे, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अन्य मेला जैसे मकोमारा पहाड़ जो मेला है ये परशुराम आश्रम में लगता है। हथियार पत्थर मेला बोकारो आश्रम में लगता है और बिंदु धाम मेला साहिबगंज में और देवोत्थान मेला रांची में लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बोला गया फिर और मेले हैं और इनको मैच करना है, जैसे राम रेखा मेला। तो ध्यान रखिएगा राम रेखा मेला की बात करें तो सिमडेगा में लगता है। चपरी मेला तो बरवाडी में लगता है और घाघरी मेला लापुंग रांची में लगता है और जैदा मेला चांडिल पहाड़ी में लगता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब के सब यहाँ पे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि झारखंड के मेले का सही मिलान करिए। झारखंड के मेले का सही मिलान करना है, तो इसमें चलिए मेला देख लेते हैं। पहला है गांधी मेला। गांधी मेला सिमडेगा में लगता है, ये सही है। वहीं हम मंडा मेला की बात करें तो मंडा मेला जो है ये हजारीबाग में लगता है। मंडा मेला हजारीबाग में लगता है। बुढ़ई मेला देवघर में लगता है और बूढ़ा जतरा मेला बेड़ो रांची में लगता है। झारखंड के ये मेले ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गांधी मेला सिमडेगा में, मंडा मेला हजारीबाग, बुढ़ई मेला देवघर और बूढ़ा जतरा मेला बेड़ो रांची में लगता है। झारखंड के अन्य मेले की बात करें तो रानी चुम्बा मेला रांची में, उर्स मेला गुमला में, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में और वहीं बात करें हिजड़ा मेला की तो दुमका में आपने कुछ देर पहले देखा था। संस्कार एवं परंपरा की अब बात कर लेते हैं। झारखंड के संस्कार
एवं परंपरा की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जनजातीय जीवन की आधारशिला उनकी परंपरा है, बिल्कुल सही बात है। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, ये भी सही है। जनजातियों में नामकरण, गोत्र बंधन, शादी विवाह जैसे प्रकृति से प्रेरित होते हैं। जनजातियों में नामकरण, गोत्र विवाह, गोत्र बंधन और शादी विवाह जैसे उत्सव प्रकृति से प्रेरित होते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो सभी के सभी इसके कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है अपना झारखंड का जनजातीय परिवार कैसा है? झारखंड का जनजातीय परिवार पितृसत्तात्मक है। आपने देखा था कि पूरी जनजातियाँ 32 जनजातियाँ जो झारखंड में पाई जाती हैं उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया था। तो उसमें आपको बताया था कि सभी झारखंड की लगभग एक को छोड़कर सभी जनजातीय परिवार जो होते हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं। तो मातृसत्तात्मक कौन सा होता है, कौन सा एक था, उसको कमेंट बॉक्स में, अगर आपको याद है, वीडियो आपने देखी है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। झारखंड का जनजातीय परिवार पितृसत्तात्मक है। झारखंड का जनजातीय परिवार जो है पितृसत्तात्मक है। जनजातीय परिवार में संतान पिता का गोत्र जनजातीय परिवार में संतान पिता का गोत्र पाता है। जनजातीय परिवार में शादी होने के बाद लड़की पति का गोत्र अपनाती है। तो आप जानते हैं कि झारखंड की जो जनजातीय समाज है उसमें अंतर गोत्रीय विवाह होता है, यानी बहिर्गोत्रीय विवाह होता है, यानी उनके खुद के समगोत्रीय विवाह प्रचलन में नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है दूसरे गोत्र की लड़की आएगी तो वो अपने पति के गोत्र को स्वीकार करेगी। उरांव जनजाति में परिवार के धन पर किसका अधिकार होता है? उरांव जनजाति में परिवार के धन पर पुरुष का अधिकार होता है। उरांव जनजाति में परिवार के धन पर पुरुष का अधिकार होता है। हो जनजाति में किस आधार पर परिवार बनते हैं? हो जनजाति में किस आधार पर परिवार बनते हैं? तो किसी के आधार पर। हो जनजाति में किसी के आधार पर परिवार बनाए जाते हैं। निम्न में से किसका सेवन जनजातियों का सर्वकालिक परंपरा है? निम्न में से किसका सेवन जनजातियों का सर्वकालिक परंपरा है? तो हड़िया का सेवन जनजातियों की सर्वकालिक परंपरा है। अगला है कि संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से पुकारा जाता है? संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से पुकारा जाता है? तो चाचो छठियार के नाम से। संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से पुकारा जाता है। अगला है कि संथाल जनजाति के जन्म संस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संथाल जनजाति के जन्म संस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जन्म जात शिशु का नाल तीर के नुकीले धारों से काटा जाता है, ये सही है। प्रसव पहले 9 माह के गर्भावस्था में स्वाद भक्षण कराया जाता है, ये भी सही है। जन्म के बाद पारू बूढ़ी एवं छठियारी मनाई जाती है, सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड की प्राय सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? झारखंड की प्राय सभी जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था की संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो आंसर हो जाएगा गोत्र व्यवस्था। झारखंड की प्राय सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में गोत्र व्यवस्था की उपस्थिति रहती है। मुंडा जनजाति में विवाह की बात निम्न में से किसके द्वारा तय की जाती है? मुंडा जनजाति में विवाह की बात चीरी ओरिकी के द्वारा तय की जाती है। मुंडा जनजाति में विवाह की बात चीरी ओरिकी द्वारा तय की जाती है। अगला है हो जनजाति में लड़के के माता पिता निम्न में से किसे लड़की के माता पिता के घर में भेजकर शादी ठीक करते हैं? हो जनजाति में लड़के के माता पिता निम्न में से किसे लड़की के माता पिता के घर भेजकर शादी ठीक कराते हैं? तो आंसर हो जाएगा सुइया को। हो जनजाति में लड़के के माता पिता सुइया को लड़की के माता पिता के घर भेजकर शादी ठीक कराते हैं।
झारखंड के जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार है। झारखंड के जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार बोंगा है। कौन है? आस्था का आधार बोंगा है। झारखंड की जनजातियों में बोंगा झारखंड की जनजातियों में बोंगा धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार है। अगला है विवाह के पूर्व सगाई का रस्म निम्न में से किस जनजाति में की जाती है? विवाह के पूर्व सगाई का रस्म निम्न में से किस जनजाति में की जाती है? तो बंजारा जनजाति में विवाह के पूर्व सगाई का रस्म बंजारा जनजाति में की जाती है। अगला है निम्न में से किस जनजाति के लोग मृत्यु के 15 दिन बाद कमान रस्म करते हैं? निम्न में से किस जनजाति के लोग मृत्यु के 15 दिन बाद कमान रस्म करते हैं? तो आंसर हो जाएगा कोरवा जनजाति के लोग। कोरवा जनजाति के लोग मृत्यु के 15 दिन बाद कमान रस्म करते हैं। जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मृत्यु के बाद शव को गाड़ने एवं जलाने की दोनों प्रथाएं हैं, परंतु दाह संस्कार कम होता है। तो ये पहला सही हो गया। मृत्यु छूत प्रायः सभी में 9 दिनों तक माना जाता है, ये भी सही है। मुंडा समुदाय की जातियों में उम्बूल आदेर रस्म होता है, ये भी सही है। तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी जनजाति मृत्यु के बाद जग टोपा व सबसी रस्म करते हैं? निम्न में से कौन सी जनजाति मृत्यु के बाद जग टोपा व सबसी रस्म करते हैं? तो हो जनजाति मृत्यु के बाद जग टोपा और सबसी रस्म अदायगी करते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों झारखंड के किले एवं राजप्रसाद। झारखंड के किले और राजप्रसाद को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के किले और राजप्रसाद। झारखंड के पलामू किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के पलामू किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चेरो राजाओं ने लातेहार में इस किले का निर्माण कराया। यहाँ 2 किले हैं, नया किला एवं पुराना किला। तो बिल्कुल पहला वाला कथन सत्य हो गया। दूसरा की बात करें तो पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने, जबकि नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने कराया। दूसरा भी कथन सत्य हो गया। यह अमानत नदी के तट पर है तथा इसका मुख्य आकर्षण नागपुरी दरवाजा है। इस किले के भीतर दाऊद खान ने 1761 में मस्जिद बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा। अमानत नदी के तट पर यह नहीं है बल्कि ये औरंगा नदी के तट पर है, तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा कथन अपना सत्य हो जाएगा। पलामू का किला औरंगा नदी के तट पर है। इसका मुख्य आकर्षण की बात करें तो नागपुरी दरवाज़ा है। इस किले के भीतर दाऊद खान ने 1661 में एक मस्जिद बनवाया था। अगला है कि झारखंड के चैनपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के चैनपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पलामू स्थित चैनपुर किले का निर्माण राजा पूरनमल के वंशजों ने किए थे। पलामू स्थित चैनपुर किले का निर्माण राजा पूरनमल के वंशजों ने किए थे, ये सही है। साथ ही साथ चैनपुर किले के भीतर चैनपुर बंगला नामक स्मारक भी है। यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। झारखंड के विश्रामपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के विश्रामपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पलामू में चेरवंशी राजा तडवन ने इस किले का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है। इसके निर्माण में 9 वर्ष लगा था। तो ये दोनों के दोनों जो है कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है झारखंड के रोहिला किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के रोहिला किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा झारखंड के रोहिला किले के संदर्भ में रोहिला किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पलामू के
यहाँ पे देखेंगे, पलामू के जपरा में रोहिदा सरदार मुजफ्फर खान ने इस किले का निर्माण कराया था, जो त्रिभुजाकार आकृति में दिखती है। तो ये पहला जो है स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि रोहिदा किला त्रिभुजाकार आकृति में दिखती है, ये तो सही है। लेकिन पलामू के जपरा में रोहिदा सरदार मुजफ्फर खान ने इस किले को बनवाया था, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल और केवल नहीं दोस्तों, ये माफ़ कीजिएगा, ये सही है। पलामू के जपला में रोहिदा सरदार बिल्कुल सही है, मुजफ्फर खान ने ही इस किले का निर्माण कराया था और यह आकृति में त्रिभुजाकार दिखता है, तो पहला सही हो जाएगा। और रोहिदा किला चतुर्भुजाकार आकृति की है, जब त्रिभुजाकार दिखता है तो ये चतुर्भुजाकार आकृति की नहीं होगी, यानी और केवल पहला ऑप्शन सही है, रोहिदा किला त्रिभुजाकार आकृति का दिखता है। झारखंड में रामगढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो रामगढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो रामगढ़ किला का निर्माण रामगढ़ में राजा तेज राय ने किया था, बिल्कुल गलत है। रामगढ़ किले का निर्माण रामगढ़ में राजा सबल राय ने किया था, तेज राय यहाँ पे है, इसलिए गलत हो जाएगा। रामगढ़ किला मुगल स्थापत्य से प्रभावित है, बिल्कुल। तो ये जो है रामगढ़ का किला की बात करें तो मुगल स्थापत्य से प्रभावित है, तो ये सत्य हो जाएगा। झारखंड के पंचकोट किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, झारखंड के पंचकोट किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। धनबाद के पंचेत पहाड़ पर यहाँ के गौवंशी नरेश गौमुखी ने पंचकोट किले का निर्माण कराया था, बिल्कुल पहला सही है। पंचकोट किले को 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसे पंचकोट नाम दिया गया, तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगर आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के बादम किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, झारखंड के बादम किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो झारखंड में बादम किले का निर्माण रामगढ़ के सिंह वंशी राजा हेमंत सिंह ने कराया था, ये सही है। बादम किले में हेमंत सिंह ने एक शिव मंदिर की स्थापना भी कराई थी, तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के पद्मा किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, झारखंड के पद्मा किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वर्तमान में इस स्थान को झारखंड सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में के रूप में विकसित किया है, यही एक कथन सत्य है। यह गिरिडीह में है, बिल्कुल गलत है, यह हजारीबाग में स्थित है। अगला है झारखंड के तेलियागढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो झारखंड के तेलियागढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो तेलियागढ़ किला साहिबगंज के राजमहल पहाड़ी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। तेलियागढ़ किले को झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, तेलियागढ़ किले को झारखंड का प्रवेश द्वार नहीं कहते, तेलियागढ़ किले को ध्यान रखिएगा बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, बंगाल का प्रवेश द्वार, तो बी गलत हो गया सेकंड वाला, तो केवल पहला सत्य हो जाएगा। अगला है झारखंड के जैतगढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, झारखंड के जैतगढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पश्चिम सिंहभूम में बैतरणी नदी के किनारे जैतगढ़ किला स्थित है, सही है। जैतगढ़ किला का निर्माण पुरहाट वंश के राजा अर्जुन सिंह ने कराया था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों सत्य हो जाएंगे। झारखंड के ढालभूम का किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो झारखंड के ढालभूम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जगन्नाथ ढाल ने ढालभूम तथा घाटशिला दोनों स्थानों पर एक किले का निर्माण कराया था, तो जगन्नाथ ढाल ने ढालभूम तथा घाटशिला दोनों स्थानों पर एक किले का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन ने ढालभूम पर आक्रमण के दौरान इन किलों को विध्वंस कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे
इन्होंने विल्किंसन बोला गया है, ये गलत है। अंग्रेज अधिकारी फर्गूसन ने धालबूम पर आक्रमण के दौरान इन किलों को विध्वंस किया था, तो ये सेकंड वाला गलत है, पहला सही है। तो केवल और केवल ये आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड के रातू किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के रातू किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बोला गया यहाँ पे कि रातू किला रांची से 7 किलोमीटर दूर रातू में स्थित है, बिल्कुल सही है। रातू किला का निर्माण 1870 के उदयनाथ शाहदेव ने कराया था, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के इचाक किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के इचाक किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो रामगढ़ राजा तेज सिंह ने हजारीबाग में अंग्रेजों से सुरक्षा हेतु इस किले का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है। इस किले के भीतर एक 3 मंजिला भवन बनाया, बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। झारखंड के शाहपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के शाहपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। शाहपुर किला डाल्टनगंज शहर के निकट उत्तरी कोयल तट पर स्थित है, सही है। शाहपुर किला का निर्माण 1772 में चेरो राजा गोपाल राय ने कराया था, ये भी सत्य है। यानी 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। झारखंड के अलीगंज किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के अलीगंज किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अलीगंज किला गोड्डा जिले के अलीगंज गांव में स्थित है। अलीगंज से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, इसलिए यह किला संथाली एकता एवं वीरता का प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा, अलीगंज किला गोड्डा के अलीगंज गांव में नहीं है, ये पाकुड़ के अलीगंज गांव में है, इसलिए गलत हो गया। केवल और केवल दूसरा कथन अपना सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि झारखंड के राजमहल किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के राजमहल किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 15वीं शताब्दी में अकबर के सेनापति मान सिंह ने राजमहल किले का निर्माण कराया था, ये सही है। वहीं राजमहल किले का निर्माण के दौरान उन्होंने राजमहल को बंगाल की राजधानी भी बनाया था और राजमहल किले के भीतर एक जामा मस्जिद का निर्माण भी मान सिंह ने कराया था। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है झारखंड के नारायणपुर। झारखंड के नारायणपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो झारखंड के नारायणपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पलामू से 8 किलोमीटर दूर नवागढ़ में अवस्थित है। ये पलामू से नहीं, लातेहार से 8 किलोमीटर दूर नवागढ़ में अवस्थित है नारायणपुर का किला। और नारायणपुर किले का निर्माण चेरो वंशी शासक भागवत राय के लेखपाल जाजदास द्वारा करवाया गया था। नारायणपुर किले का निर्माण चेरो वंश के शासक भागवत राय के लेखपाल जाजदास द्वारा कराया गया था। तो ये केवल और केवल दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। झारखंड के केसनागढ़ किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के केसनागढ़ किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पूर्वी सिंहभूम के दक्षिण पूर्व केसनागढ़ नामक स्थान पर यहाँ के स्थानीय शासक केसना ने इस किले का निर्माण कराया था, पहला सत्य हो गया। संभवतः यह किला आगजनी से नष्ट होने के कारण वर्तमान में एक टीले के स्वरूप में उपस्थित है। तो दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है झारखंड के तिलमी किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के तिलमी किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला बोला गया कि तिलमी किला खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के तिलमी गांव में स्थित है, बिल्कुल सही है। तिलमी की स्थापना 1837 में की गई थी, 1837 में नहीं 1737 में की गई थी। तो केवल और केवल पहला कथन सत्य हो जाएगा। झारखंड के कुंदा किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के कुंदा किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कुंदा किला खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, सही है। और मुगल शैली में निर्मित मीनारों वाला कुंदा किला चेरो वंशी
शासकों द्वारा चतरा जिले के कुंदा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के रातू किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के रातू किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, नागवंशी शासक द्वारा निर्मित यह किला नागवंशी शासक की अंतिम राजधानी रातू में स्थित है। तो बिल्कुल ये पहला कथन सत्य हो जाएगा। नागवंशी इतिहासकारों के अनुसार दिवाली पर्व पर होने वाले भव्य मेले के आयोजन का पूरा खर्च राजकोष से किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये गलत है। नागवंशी इतिहासकारों के अनुसार दिवाली नहीं, दशहरा पर्व पर होने वाले भव्य मेले का पूरा खर्च राजकोष से किया जाता था। तो ये दिवाली लिखा हुआ है तो गलत हो गया। अगला है, झारखंड के जपला किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड के जपला किले के संदर्भ में तो पलामू जिले का ऐतिहासिक शहर जपला मध्यकालीन खरवार शासक प्रताप धवल की राजधानी थी। पलामू जिले का ऐतिहासिक शहर जपला मध्यकालीन खरवार शासक प्रताप धवल की राजधानी थी। बिल्कुल ये पहला सही हो गया। जपला किला वर्तमान में भग्नावशेष के रूप में मौजूद है। तो बिल्कुल, तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे। झारखंड के गढ़बांध किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के गढ़बांध किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो रामगढ़ राजवंश के छठे राजा हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करने के दौरान 1670 ईस्वी में इस किले का निर्माण दामोदर नदी के किनारे करवाया गया था। पहला सही हो गया। वहीं हम बात करें, वर्तमान में यह स्थान हजारीबाग में है। तो वर्तमान में यह स्थान हजारीबाग में नहीं है बल्कि रामगढ़ में है। तो ये गलत हो गया, केवल पहला कथन सत्य हो जाएगा। अगला है, झारखंड के जगन्नाथपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के जगन्नाथपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जगन्नाथपुर किला को मिट्टी का किला भी कहा जाता है। सही है, जगन्नाथपुर किले के निर्माण में केवल मिट्टी का प्रयोग हुआ था। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इतना ही करेंगे। अगला जो टॉपिक अपना होगा वो ऐतिहासिक राजमहल शुरू करेंगे, फिर मंदिर आएगा। इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और वो भी चैप्टर वाइज के माध्यम से। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।